हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक शुरू होता है शेल थ्योरम से। तो क्या होती है शेल थ्योरम, यह मैं आपको बता देता हूं। तो शेल का मतलब हुआ एक खोखला गोला, लेकिन वो इतना पतला है कि उसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस बराबर है। तो अगर हम एक बेहद पतले खोखले गोले के अंदर बात करें तो द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ यूनिफॉर्म spherical shell due to the shell is zero। यह है शेल थ्योरम। यानी किसी शेल के के अंदर किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो यह हमारा शेल है, बस शेल के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें फील्ड इसी का निकालना है। तो यहां पे कोई पॉइंट लेंगे P, तो पॉइंट P पे IG जो है वो जीरो होगा। पॉइंट P पूरे शेल के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। ये इसका पार्ट 1 है, शेल थ्योरम 1, शेल थ्योरम 2। शेल थ्योरम 2 ये कहती है द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at any point outside a uniform spherical shell is same as if the entire mass of the shell is situated at the center of the shell। यानी शेल के कारण बाहर किसी पॉइंट पे अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वो उतनी होती है जैसे कि इसका सारा मास, शेल का सारा मास शेल के सेंटर पे सिचुएटेड हो। तो मान लो ये शेल का सेंटर है O और शेल का मास है M, और ये कोई पॉइंट है Q, और Q पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R है। ये P की डिस्टेंस मान लो X है। तो यहां पे तो फील्ड जीरो है, पर ये पॉइंट Q बाहर हो गया। तो ये कह रहा है कि सारे मास M को O पे मान लो। तो जब I निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का GM/R²। माइनस साइन बस ये इंडिकेट करने के लिए कि जो फील्ड आएगा वो रेडियली इनवर्ट होगा, यानी कि फील्ड इस तरफ होगा I की डायरेक्शन। तो कई बार माइनस नहीं भी लगाते और ज्यादा प्रिसाइजली स्पीकिंग I पे वेक्टर भी लगाओ और यहाँ पे R कैप भी लगाओ। अब माइनस जस्टिफाई हो गया क्योंकि माइनस R कैप की डायरेक्शन में आ गया फील्ड। समझ गए बच्चों? तो ये हमारे पास दो शेल थ्योरम होती हैं और इनकी मदद से हम फिर क्या कहते हैं, यूज करके ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें सरफेस पे फील्ड निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल r को कैपिटल R पुट कर सकते हैं। मान लो पॉइंट Q सरफेस पे आ जाए। अब सरफेस की भी दो बातें हो सकती हैं, जस्ट आउटसाइड द सरफेस और जस्ट इनसाइड। तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस, just outside the surface। तो सरफेस के जस्ट आउटसाइड लेना है तो IS हो जाएगा और वो हो जाएगा GM/R²। समझ रहे हो बच्चों, मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर हमें जस्ट इनसाइड निकालना है तो यहां पे लिख देता हूं मैं जस्ट इनसाइड। तो जस्ट इनसाइड जो है वो जीरो ही आएगा। समझ गए ना बच्चों?
क्योंकि इनसाइड में तो हर जगह ही जीरो है, वो चाहे जस्ट इनसाइड हो चाहे वेल इनसाइड हो। वेल इनसाइड का मतलब अच्छी तरीके से कहीं अंदर, और जस्ट इनसाइड का मतलब बस एकदम जस्ट अंदर। समझे बच्चों? तो एक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किसी शेल का फील्ड कैसे निकलेगा। अब मान लीजिए हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफिकली कैसे बनाएंगे देखिए बता देता हूं। ग्राफिकली, तो ग्राफिकली बनाने के लिए मान लीजिए ये शेल है, ये इसका सेंटर है O, और यहां पे कोई पॉइंट है P, और ये पॉइंट है S, और ये पॉइंट है Q। तो P जो है वो X डिस्टेंस पे है अंदर, है ना, ये मान लो कैपिटल R डिस्टेंस पे है, और ये मान लो स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो जो x है वो छोटा है r से, और जो r है स्मॉल r वो बड़ा है कैपिटल R से, और ये जस्ट आउटसाइड है ना s जो है OS इज r प्लस, मतलब जस्ट आउटसाइड है ना। तो पॉइंट S इज जस्ट आउटसाइड द शेल। तो देखिए, अगर हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बनानी है, मतलब हमें ग्राफ बनाना है, तो ज्यादातर किताबों में माइनस में दिया हुआ है आई, और उसका रीजन आप समझते हो माइनस में देने का, क्योंकि वो इनवर्ड है फील्ड। तो यहां पे यानी S इज इक्वल टू R पे फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो लेट अस टेक अनदर कलर। तो ये है स्मॉल r इज इक्वल टू 0, ये है स्मॉल r इज इक्वल टू बिग R। तो यहां से लेके यहां तक फील्ड जो है वो 0 है, फिर अचानक से फील्ड लार्ज हो जाता है और उसके बाद फिर घटता जाता है। तो ये यहां पे ग्राफ टूटा हुआ है, तो जस्ट इनसाइड 0 जस्ट आउटसाइड फील्ड की वैल्यू है। समझे बच्चों? तो यहां से काट देते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ आ गया होगा आई थिंक। तो आप जान सकते हैं कि P के लिए, फॉर P के लिए जो I आ जाएगा वो आ जाएगा IP इज इक्वल टू 0। फॉर S, IS इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। फॉर Q, है ना, Q तो बाहर है, IQ इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका। ठीक है, थोड़े थोड़े तो दिख ही रहे होंगे। दिस इज IQ। तो ये Q यहाँ कहीं है ना, समझ रहे हैं बच्चों? ये हो गया फील्ड, और ये S जस्ट आउटसाइड है और P इनसाइड है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड 0 हो गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम इसमें स्फेरिकल शेल में एक छोटा सा गोला करके वहां पे फील्ड निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखो मान लीजिए कि एक स्फेरिकल शेल है, ओके, तो इसका मास m है, स्फेरिकल शेल ऑफ मास स्मॉल m। तो इसमें सिग्मा टर्म आती है। सिग्मा का मतलब होता है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे हम, वो आ जाएगी m अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बाहर इसके कितना फील्ड था, मान लो S इज जस्ट आउटसाइड, है ना, आउटसाइड द शेल। तो S पे फील्ड था हमारा IS इज इक्वल टू, है ना,
जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, याद आया बच्चों? अब m की वैल्यू हम डाल सकते हैं ना, तो g इंटू में m की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि is की वैल्यू आ गई 4 पाई g इंटू में सिग्मा। तो बड़ी गजब की वैल्यू है, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है, 4 पाई g इंटू सिग्मा। तो अब देखो, मान लो p एक पॉइंट है जस्ट इनसाइड, ये p है और ये s है, देख रहे हैं s और ये p। तो लेट p बी ए पॉइंट, p इज जस्ट इनसाइड। पिछले वाले केस में हमने p वेल इनसाइड दिया था, लेकिन अगर वो जस्ट इनसाइड भी होगा तो भी जीरो ही रहेगा ना, जस्ट इनसाइड द शेल, तो IP तो जीरो ही आएगा, है या नहीं बच्चों? तो अब इमेजिन करो कि आपने यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया है, छोटा सा होल, तो S तो बाहर ही है और P अंदर ही है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एक छोटा सा होल करेंगे तो एक छोटी सी डिस्क निकलेगी। तो अब S और P पे जो फील्ड है वो कितना हो गया होल करने के बाद, तो वो बदल जाएगा बच्चों। तो अब देखो कैसे समझेंगे हम इस चीज को। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे ना जो होल हमने किया था डिस्क, वो दोबारा से लगा देते हैं, और हम ये कहते हैं कि जो फील्ड है ना, इस होल की वजह से, ठीक है, वो E डैश है। लेट E डैश इज, या I डैश, लेट I डैश इज ग्रेविटेशनल फील्ड at S or at P due to the small disk। ये डिस्क जैसा होगा जो काट के निकालेंगे हरे कलर का, ठीक है ना। तो इस डिस्क के चलते फील्ड जो है वो I डैश है। अब ध्यान से देखेंगे तो मैं S को थोड़ा बाहर बना देता हूँ, है ना, और P को भी थोड़ा सा अंदर बना देता हूँ, मतलब एक्चुअली है जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड। तो क्योंकि ये जो हरी वाली डिस्क है, इस हरी वाली डिस्क के चलते जो फील्ड I डैश आएगा ना, वो इस हरे पार्ट की तरफ आएगा, इधर को I डैश, और इसका भी इधर को आएगा I डैश। समझे ना बच्चों? क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना ग्रेविटी फोर्स। तो अब जो बचा कुचा पार्ट है उसकी वजह से मान लो I है, I इज द फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड at P, at S or P due to the remaining shell। रिमेनिंग शेल, बचे कुचे शेल की वजह से। अब वो मान लो कि I है, तो अब इसकी वजह से I इस तरफ होगा और यहाँ पे भी I इसी तरफ होगा। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो आप देख सकते हैं कि जो S है ना, उस पे तो I डैश और I जुड़ गए, तो IS जो है वो I और I डैश का सम है, यानी IS इज इक्वल टू I प्लस I डैश, और जो IP है वो है I माइनस I डैश। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो I डैश तो कट ही जाएगा, तो IS प्लस IP इज इक्वल टू 2I। अब ध्यान से देखो, IS की वैल्यू तो 4 पाई G इंटू सिग्मा है और IP की वैल्यू तो 0 है, तो 4 पाई G इंटू सिग्मा प्लस 0 इज इक्वल टू 2I, यानी कि I की वैल्यू आ गई आपकी 2 पाई सिग्मा इंटू G। ये बचे खुचे का फील्ड आ गया बच्चों। तो इस लाल रंग का जो बचा कुचा है, इसके कारण जो हरा वाला जो हिस्सा था, इस पे कितना फील्ड लग रहा है इसकी लोकेशन पे, क्योंकि P और Q तो बिल्कुल पास है ना इसके, तो वो इतना लग रहा है। अब हम इस पे फोर्स भी निकाल लेते हैं, तो फोर्स ऑन द स्मॉल डिस्क, समझ रहे हो बच्चों? तो अब ये पॉइंट हटा देता हूं मैं, तो क्योंकि मैं ये निकाल चुका हूं कि इस हरे पोर्शन की लोकेशन पे इस लाल पोर्शन की वजह से जो फील्ड लग रहा है वो इतना है। तो अब जो लाल पोर्शन का फील्ड और हरे का मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा हरे पोर्शन पे, और हरा पोर्शन एक छोटी सी डिस्क है, तो फोर्स ऑन द
स्मॉल डिस्क है ना, ये डिस्क वो है जो हमने छेद करने से बनाई थी, छेद करेंगे तो एक डिस्क निकलेगी ना, तो वो जाएगा सिग्मा इंटू ds। मान लो ds जो है वो इसका एरिया है डिस्क का, इंटू में i, तो ये मास इंटू i फोर्स होता है। अब ये फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है बच्चों, df कह सकते हो आप इसको। तो df की वैल्यू हो गई, वो भी सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू ds इंटू में 2 पाई सिग्मा इंटू जी। अब df अपॉन ds निकालते हैं, तो आ जाएगा 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू जी। ये df अपॉन ds जो है वो ग्रेविटेशनल प्रेशर हो गया जो इसको पिचकाना चाह रहा है। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल प्रेशर इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया, ठीक है बच्चों, कि कोई भी शेल आपस में उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को पिचकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें एक प्रेशर फील हो जाएगा। अब वो सॉलिड है तो ठीक है, सॉलिड है तो है, पर इतना प्रेशर तो फील होगा, क्योंकि वो सुकड़ना चाहता है, क्योंकि वो सब उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सॉलिड स्फीयर की। तो देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, वो रेडियस इसकी r है, और ये कोई पॉइंट है P, ये यहां से डिस्टेंस पे है r पे। तो हमें ना पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ठीक है, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। मतलब 3 केस बनेंगे इसमें भी एक्चुअली। तो टू फाइंड ग्रेविटेशनल field at P, let us assume a small, a spherical shell है ना, a spherical shell of radius r with center O। O पे ही सेंटर है, शेल है, ठीक है। तो ये हमने एक शेल ले लिया जिसकी रेडियस r है और इसका सेंटर भी O ही है, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस है वो dr है, dr इज द थिकनेस है ना। तो अब हमें पॉइंट P पे ना ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। तो अगर इसका मास dm है, dm इज मास ऑफ द शेल, तो जो हमारा बड़ा वाला यूनिफॉर्म स्फीयर है ना, सॉलिड वाला, वो बहुत सारे, उसका मास m है, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे शेल का बना हुआ मान सकते हैं हम लोग, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू द शेल, ग्रेविटेशनल field at P due to the shell, वो कितना आएगा? तो उसको हम DIG बोल देते हैं, है ना। तो DIG विल बी G इंटू DM अपॉन में R स्क्वायर। अब ये रेडियली इनवर्ट होगा तो माइनस लगा देते हैं। तो अगर हमें नेट फील्ड चाहिए तो वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा,
तो माइनस जी अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम, क्योंकि आर तो बदलेगा ही नहीं। जब हमने मान लिया कि शेल की वजह से सारा जो फील्ड होता है ना, वो सारे मास को शेल के सेंटर पे मान के निकाल सकते हैं, तो आर तो बदलेगा ही नहीं। तो जब मैं डीएम का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो डीएम का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एम, तो आई जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये बहुत मजेदार हो गया कि भले जो ये शेल थ्योरम है वो सॉलिड स्फीयर पे भी एप्लीकेबल हो गई। मतलब सॉलिड के केस में भी अगर आपको ग्रेविटी निकालनी है बाहर किसी पॉइंट पे, तो सारे मास को सेंटर पे मान सकते हैं। समझ गए बच्चों? यू कैन एज्यूम द एंटायर मास टू बी एट सेंटर। अब फिर वही बात करते हैं, सरफेस के लिए लेते हैं केस 2 एट आर इक्वल्स टू आर। ये बात सरफेस की होगी, तो केस 2 लगाएंगे तो ये आई जी है ना, आई जी की जगह ये आई पी हो गया एक तरीके से, है ना, तो आई एस हो जाएगा, ये पॉइंट एस हो गया सरफेस पे, माइनस जी एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। सही है। अब केस 3 आएगा अंदर के लिए, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे मानते हैं पॉइंट पी ये आउटसाइड है ना, आउटसाइड द स्फीयर। अब हम जो पॉइंट लेंगे वो इनसाइड होगा, तो इनसाइड की तो कहानी बदल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो देखो केस 3 बोलते हैं हम इसको, ठीक है जी। सो केस 3 मान लो यहां पे पॉइंट है आपका क्यू, क्यू अब की बार अंदर हो गया है ना, तो हमें पॉइंट क्यू पे फील्ड चाहिए, ठीक है। तो टू फाइंड फील्ड एट क्यू इनसाइड, यहां पे वर्ड लिख दो इनसाइड, है ना, इनसाइड द स्फीयर। तो क्या करें उसके लिए, तो देखो इसको ना आप ऐसे समझ लो जैसे ये अंडा है, तो अंडे में एक येलो पार्ट होता है और एक व्हाइट पार्ट होता है। तो जो ये येलो पार्ट है ना, हमें इसका फीड चाहिए। तो अगर हम व्हाइट पार्ट को देखेंगे इसको, है ना, ये जो पॉइंट क्यू हो गया उस व्हाइट के तो अंदर ही हो गया। तो शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग अंदर के तो किसी पॉइंट पे फील्ड 0 होता है ना, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये बहुत सारे शेल का बना हो सकता है, तो हर एक शेल का फील्ड अंदर 0 होगा। तो पॉइंट क्यू पे जो ये पोर्शन है जिसकी रेडियस एक्चुअली ये मान लो x है ना, तो जिसकी रेडियस x से बड़ी है और r से छोटी है ना, उस पार्ट के लिए फील्ड जो है वो 0 हो गया। मतलब x से बड़ा और r से छोटा, ये इतना पोर्शन, है ना, समझ गए। तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट Q पे जो फील्ड होगा वो ड्यू टू दिस रेड स्फीयर होगा ओनली। तो एट पॉइंट Q the field is due to the red sphere of radius x, है ना, only। अब जो रेडियस x का स्फीयर है इसका मास निकाल लेते हैं। तो मान लो हम m डैश है इसका मास, है ना, लेट m डैश इज मास ऑफ इनर स्फीयर भी कह सकते हैं इसको, तो वो निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो m डैश निकालते हैं जी, तो वो हो गया m अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू में 4/3 पाई x क्यूब। 4/3 पाई कट जाएगा, तो m डैश की वैल्यू आएगी m इंटू में x क्यूब अपॉन में R क्यूब, है ना, ये आएगी वैल्यू। तो अब बस इसका फील्ड निकाल देते हैं पॉइंट पे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट Q देखो निकालते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा आई क्यू इज इक्वल टू माइनस जी एम डैश अपॉन में एक्स का स्क्वायर। एम डैश की वैल्यू डालो,
तो माइनस जी इंटू में एम इंटू में एक्स का क्यूब अपॉन में एक्स का स्क्वायर इंटू आर का क्यूब। तो देखा जाए तो आई क्यूब की वैल्यू आ गई आपकी माइनस जी एम इंटू एक्स अपॉन में आर का क्यूब। तो यहां से साफ पता चलता है कि जो फील्ड है वो एक्स के यानी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना इसको हम रो भी लिख सकते हैं कई बार। रो इज इक्वल टू एम अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो रो है डेंसिटी, डेंसिटी जस्ट मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब एम की जगह पे अगर मैं ये वाली वैल्यू डाल दूं तो आई क्यू क्या आ जाएगा, तो माइनस का जी इंटू में 4/3 पाई इंटू में कैपिटल आर क्यूब इंटू में रो इंटू में एक्स अपॉन में आर क्यूब है ना। तो यहां से आई क्यू की वैल्यू आ जाती है -4 पाई जी है ना रो इंटू में x/3 ये आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं जैसे पहले उसका बनाया था। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। ये सेंटर हो गया, यहाँ पे पॉइंट क्यू था है ना जो कि एक्स डिस्टेंस पे था। ये सेंटर है ओ, तो ये ग्राफ बनाना हमको है ना, आर हो गया ये आई हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख सकते हो कि अगर हमें ओ पे फील्ड चाहिए तो क्यू के लिए आई क्यू का क्या फॉर्मूला आया था, माइनस जी एम इंटू एक्स अपॉन में आर क्यूब ये था ना। तो एट ओ एक्स को 0 डाल देंगे तो आई ओ आ जाएगा 0। फिर उसके बाद ये x के प्रोपोर्शनल आ गया, तो यहाँ पे फील्ड जो है वो सबसे ज्यादा आएगा, मतलब बढ़ता जाएगा फील्ड है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो ग्राफिकली बना देता हूँ फिर मैं है ना। तो देखो रेड कलर से बन जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके बाद जो है ये घटता जाएगा ऐसे, समझे बच्चों। यहाँ पे i जो है वो प्रोपोर्शनल 1/r² हो गया, यहाँ पे i प्रोपोर्शनल टू x हो गया। मतलब x की एक डिस्टेंस है, चाहो तो उसको आप r ही लिख सकते हो है ना, समझ रहे हो बच्चों। कई बार हम लोग इसको r ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये r की ये वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू, तो उसमें ये r के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमें एक सिंगल फंक्शन ही बनाना होता है ना, तो ये r ही लिख लो। तो फिर इसको मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, i इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस जी एम आर बाई आर क्यूब फॉर r लेस देन आर है ना, लेस देन इक्वल टू आर, एंड माइनस जी एम अपॉन में आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब दोनों में इक्वल टू लगा सकते हैं आप, क्योंकि इस फॉर्मूले में भी जब आप स्मॉल आर को कैपिटल आर डालेंगे तो दोनों सेम ही आ जाएंगे। ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, तो फिर आर की जरूरत ही नहीं रही ना, डिस्टेंस ही रहेगी। ओ यहाँ पे स्मॉल आर डालना होगा, क्योंकि जब आप स्मॉल आर को बिग आर डालेंगे तो यही तो बनेगा। इसमें स्मॉल आर को बिग आर डालो या इसमें डालो, दोनों में एक ही आंसर आ रहा है, और वो सरफेस का फील्ड है और उसकी वैल्यू ये है, ये आई एस है, जिसकी वैल्यू है माइनस जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। सही है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सही, बस समझ गए आप लोग है ना। आई होप इट इज क्लियर। तो बस यही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करेंगे कैविटी इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड
inside a spherical cavity in a solid sphere, है ना। तो सॉलिड स्फीयर में एक स्फेरिकल कैविटी बनाओ और उसमें फील्ड निकालो, ठीक है जी। देखो, तो ये मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर है C1, ठीक है। तो C1 इज सेंटर ऑफ अ सॉलिड, यूनिफॉर्म सॉलिड, है ना, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, है ना, डेंसिटी रो, इसकी रो डेंसिटी है। तो अब यहां पे कैविटी है, ठीक है, उसका सेंटर C2 है, C2 इज सेंटर ऑफ कैविटी ऑफ है ना, कैविटी इनसाइड द स्फीयर। अब इसी स्फीयर के अंदर, है ना, किसी पॉइंट पे ये कैविटी है, ठीक है। तो अब देखो, ये C1 का C2 से जब हम कनेक्शन लेते हैं ना, तो ये R बनता है, ठीक है बच्चों। मतलब R इज C1 C2 अगर मैं वेक्टर बनाऊं तो वो R वेक्टर बनता है, सपोज, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट है P, तो पॉइंट P को अगर मैं C1 से ज्वाइन करूं तो मान लो ये R1 वेक्टर बनता है, C2 से ज्वाइन करूं तो ये मान लो R2 वेक्टर बनता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो लेट C1P वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर एंड C2P वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें यहां पे तो मासेस हैं, ठीक है ना, और बाकी जगह में मास नहीं है, ठीक है। ये कैविटी है, ये खाली है, समझ रहे हो बच्चों। तो अब हमें P पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो उसकी क्या ट्रिक है। तो ट्रिक ये है कि हम पहले तो निकालेंगे पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर का फील्ड, फिर निकालेंगे इस कैविटी का फील्ड, और कैविटी का फील्ड माइनस कर देंगे। मतलब हम ये मान लेंगे कि यहाँ पे एक नेगेटिव मास का स्फीयर घुसा हुआ है, पॉजिटिव मास के स्फीयर और नेगेटिव मास के स्फीयर की वजह से ये रीजन मास फ्री हो गया। हालांकि नेगेटिव मास होता नहीं है, बट जस्ट फॉर थॉट प्रोसेस। मतलब हम कैविटी को भी एक स्फीयर मान लेंगे, और कैविटी अगर एक स्फीयर है वही रो डेंसिटी का, उसके फील्ड को माइनस कर देंगे, समझे बच्चों। देखा जाए तो हम इसको सुपर इम्पोजिशन कह सकते हैं कि दो स्फीयर ले लिए हमने, एक पॉजिटिव मास का स्फीयर, एक नेगेटिव मास का स्फीयर, दोनों के फील्ड को सुपर इम्पोज कर दिया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू द लार्ज स्फीयर, है ना, लार्ज स्फीयर, जो बड़ा स्फीयर है उसकी वजह से फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो जी क्या आएगा। तो बच्चों ये आएगा I इज इक्वल टू -4πg रो इनटू में R1 वेक्टर ही लगा दो बाई 3, तो ये I1 हो गया, क्योंकि R1 पे वेक्टर चढ़ा दो, I1 पे चढ़ा दो, माइनस साइन तो है ही, क्योंकि फील्ड माइनस साइन होता है आगे रेडियल इनवर्टर फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू कैविटी निकालेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू द स्फीयर विच वी हैव रिमूव्ड एज अ कैविटी, है ना, ड्यू टू द रिमूव्ड स्फीयर, ड्यू टू
द रिमूव्ड स्फीयर। तो वो हो गया I2। I2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी इंटू में माइनस 4 पाई इंटू में जी इंटू में रो इंटू में R2 बाई 3। अब जब हमने एक तो पूरे का निकाला एक इसका निकाला, तो इसको तो हम हटा चुके हैं ना, तो ये फील्ड यहाँ से कम हो जाएगा, मतलब नेट फील्ड में से ये फील्ड कम कर लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि हटा दिया हमने ये मास। तो नेट फील्ड कितना हो गया, नेट फील्ड एट पी, I1 में से I2 हटा दो। दो तरीके हैं, एक तो मतलब यही जो मैं बता रहा हूं कि भाई पहले पूरे का निकालो फिर इस छोटे का निकालो, छोटे का फील्ड जो है वो इस पूरे के फील्ड में से माइनस कर दो। या फिर ये है कि जो बड़ा वाला है उसको आपने पॉजिटिव मास का स्फीयर मान लिया, छोटे वाले को नेगेटिव का स्फीयर मान लिया, बड़े वाले का फील्ड निकाला, छोटे वाले का फील्ड निकाला, उसको नेगेटिव मास का मान लो, यहाँ पे माइनस रो डाल दो और इन दोनों को ऐड कर दो। जब आप माइनस रो डाल के ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली I1 में से I2 सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो नेट फील्ड एट पी आ जाएगा आपका I विच इज इक्वल टू माइनस का 4 पाई जी रो R1 बाई 3 प्लस का ये, क्योंकि यहाँ माइनस रो लिख के ऐड करने का मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस 4 या फिर माइनस माइनस तो भी प्लस हो जाएगा, 4 पाई जी रो R2 बाई 3। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, माइनस का 4 पाई जी रो बाई 3 कॉमन है ना, तो ये बच गया R1 माइनस R2। अब R1 एक वेक्टर है, R2 भी एक वेक्टर है, तो R1 वेक्टर R2 वेक्टर को तो हम बता सकते हैं ना क्या होगा। देखो अगर मैं C1 C2 वेक्टर जोड़ूं, उसमें C2P वेक्टर जोड़ूं, तो क्या आ जाएगा, C1P वेक्टर आ जाएगा ना, ये तो वेक्टर एडिशन का बेसिक रूल है। तो C1 C2 इज, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, चलो C1 C2 वेक्टर क्या बन गया, वो बन गया C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर। C1 C2 वेक्टर R वेक्टर है एंड C1P वेक्टर R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। तो आप समझ गए कि R1 वेक्टर में से R2 वेक्टर माइनस करने पे R आ जाता है। तो बस ये जो आंसर आ गया आपका है वो हो गया माइनस का 4 पाई जी है ना रो इंटू में R अपॉन में 3। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं पॉइंट P को दाएं बाएं कर देता हूं तो मेरा R1 वेक्टर भी हिल जाएगा, R2 भी हिल जाएगा, पर R वेक्टर थोड़ा ही हिलेगा, क्योंकि R वेक्टर तो C1 C2 का सेंटर है। C1 C2 के सेंटर थोड़ा हिला रहे हैं। पॉइंट P को आप पूरी कैविटी में कहीं पे भी लीजिए, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट P को पूरी कैविटी में कहीं पे भी लेते हैं, फील्ड इतना ही आता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि अंदर जो फील्ड है वो एकदम यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो कैविटी के अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है एंड दिस इंडिकेट्स दैट द फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमने फील्ड का, ग्रेविटेशनल फील्ड का एनालिसिस कर दिया है, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है ऑफ मास m है ना, या रेडियस r है ना। ये सेंटर है इसका, सेंटर से 2r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है स्मॉल m मास का एंड मास m है ना। तो ठीक है बच्चों, तो इस सॉलिड स्फीयर ने मास m पे फोर्स F लगाया। F इज फोर्स ऑन, इसका सेंटर O है, ये पॉइंट P है। फोर्स ऑन मास स्मॉल m एट P
ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। अब हमने किया क्या, हमने ना इसमें से कैविटी निकाल दी और कैविटी की रेडियस r/2 है, उसका सेंटर O ही है। इफ अ कैविटी ऑफ रेडियस r/2 एंड सेंटर O is removed from it, है ना, then find the new force, है ना, on mass m, है ना। मास m पे अब नया कितना फोर्स पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां से आपने कैविटी हटा दी है, ये रेडियस r/2 है। अब जो पूरा स्फीयर था उसके चलते जो फोर्स था F, उसका फॉर्मूला था G कैपिटल M स्मॉल m बाई 4r स्क्वायर। अब ये 4r स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि डिस्टेंस 2r थी ना, तो 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, ये F का वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखो कि जो M होता है ना, वो होता है 4/3 पाई इंटू में कैपिटल R³ इंटू में रो, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो अंदर का छोटा वाला गोला है उसका मास m डैश में ले लेता हूं, है ना। लेट m डैश इज मास ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r/2। तो m डैश की वैल्यू लॉजिकली मैं सीधा लिख सकता हूं m/8 आ जाएगी। अब ये आप प्रोपोर्शनलिटी से समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े वाले की जो छोटा वाला है ना, इसकी रेडियस आधी होगी, तो रेडियस आधी होगी तो मास 1/8 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब के प्रोपोर्शनल है ना बच्चों। अब इसमें मैं और क्या डिटेल बताऊं, देखो m डैश की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई इंटू में r/2 का क्यूब, है ना, इंटू में रो। तो एक तरीके से यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो आप m डैश को लिख सकते हो 1/8 इंटू में 4/3 पाई r³ इंटू में रो, तो n हो गया, तो m डैश इज इक्वल टू m/8। अब जो बचा खुचा मास रह गया वो 7m/8 रह गया, तो जो f डैश हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा g इंटू में 7m/8 इंटू स्मॉल m अपॉन में 2r का स्क्वायर। जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे f डैश बाई f, दैट विल बी इक्वल टू 7/8। समझ में आ गया? सो दैट इज दी थिंग। अब मान लो कि कैविटी को हम दूसरी जगह पे बनाते हैं, यहाँ पे नहीं बनाते, सेंटर O के बजाय सेंटर, है ना, Q बना देते हैं इसका। मान लो ये S है, तो कैविटी का सेंटर है कि बार वो यहाँ पे है, ठीक है, Q पे। If a cavity of radius r/2 with center at Q, जहां पे है ना is, अब Q जो है ना वो मिडवे है, मिडवे बिटवीन O एंड S, और S के मिडवे है Q। तो अब कैसे निकालेंगे फोर्स? तो देखिए अब थोड़ा फोर्स खतरनाक तरीके से निकलेगा, अब ऐसे नहीं निकलेगा। तो ये तो मास हो ही गया है ना, समझ रहे हो बच्चों? तो पहले हमने क्या किया था ना, बस सीधा सीधा पहले हमने क्या किया था, ध्यान से देखो। पहले हमने ये किया था f डैश निकालने के लिए, f में से, है ना, g इंटू में m/8 इंटू में स्मॉल m, है ना, डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब माइनस कर दिया था। F तो ये ओरिजिनल फोर्स है। अब हम ये वाली चीज माइनस नहीं करेंगे, अब हमें माइनस करना पड़ेगा कुछ अलग। देखो इसको F डबल डैश बोल देता हूँ मैं। तो F ये ओरिजिनल फोर्स है, मतलब इस पूरे का फोर्स माइनस इस छोटे वाले का फोर्स, तो माइनस g इंटू में m/8 इंटू में स्मॉल m डिवाइडेड बाई
इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस 3r/2 रह गई, समझ रहे हो ना बच्चों, क्योंकि ये r/2 है और ये r है, तो देखा जाए तो ये 3r/2 हो गया ना, तो 3r/2 का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि ये चला जाएगा ऊपर 2 और ये 4 कट जाएगा, तो 4 से 2 आ गया, 2 18 हो जाएगा ये। तो ये g बड़ा m छोटा m बाई 4r स्क्वायर, ये f की वैल्यू डाली मैंने, माइनस g बड़ा m छोटा m बाई 18r स्क्वायर। 18 इसलिए आ गया, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये 8 है ही, तो जब ये 8 नीचे आएगा तो इस 4 को भी काट देगा, है ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 36, तो 36 या 72 कर दो, 18 माइनस 4 यानी कि 14, 14 बाई 72, तो वो 7 बाई 36 हो गया, या फिर 36 ही ले लो एलसीएम, तो ये 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो एफ डबल डैश की वैल्यू हो गई आपकी 7gm स्मॉल m बाई 36r स्क्वायर, है ना। अब ये तो 4r स्क्वायर था, समझ रहे हैं ना बच्चों, 4r स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 4 अलग कर दूं, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ बोला, एफ डबल डैश इज इक्वल टू 7 बाई 9 इंटू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई 4r स्क्वायर। ये तो f हो गया ना, तो एक तरीके से एफ डबल डैश की वैल्यू होगी 7f बाई 9। तो पहले से कम फोर्स लग रहा है बच्चों, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, तो हमने देखा था ये, ठीक है ना, किताबों में पढ़ा हुआ है, तो मैंने ये करा दिया। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन, कंसीडर a uniform solid sphere of radius r. If at any point at distance x from its center, है ना, from its surface the gravitational field is 1/3, है ना, of its value on the surface, then find the possible values of x, है ना। x की वैल्यूज बताइए। तो देखिए बच्चों, सवाल समझ लीजिए पहले तो। ये हमारा यूनिफॉर्म स्फीयर है ना, ये इसका सेंटर है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ही बना लेते हैं, बस पूरी इंटेंसिटी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे आई का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये कुछ ऐसे नहीं चलेगा। यहां तक तो बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा, समझे बच्चों। तो ये वैल्यू तो आई एस हो गई, यानी आई एस सरफेस की वैल्यू, और ये जो वैल्यू हो गई ये आई एस बाई 3 हो गई, आई एस बाई 3। तो एक तो पॉइंट ये हो गया अंदर, है ना, एक पॉइंट ये हो गया अंदर, तो ये एक डिस्टेंस हो गई जिसको आप x1 कह सकते हैं, और एक ये डिस्टेंस होगी जिसको आप x2 कह सकते हैं, समझ गए बच्चों। तो इट मीन्स x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक x1 और एक x2, दिख तो रहा ही होगा, ठीक है ना। समझ गए बच्चों, तो होपफुली आप लोग समझ गए।
चलिए अब हम लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहले केस 1 लिया जाएगा। देखो केस 1 फॉर आउटसाइड है ना। तो आउटसाइड है और हमारे पास आउटसाइड का फॉर्मूला है आई जो है ना वो 1/3 है आई एस का। आई इज जी एम बाई, अब देखो हमें डिस्टेंस सरफेस से निकालनी है और फॉर्मूले में डिस्टेंस सेंटर से होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ gm बाई r का स्क्वायर, है ना। तो gm से gm काट देते हैं, तो ये हो गया r प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। r प्लस x1 इज इक्वल टू √3r। तो यहां से x1 की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1 इंटू r, ऐसे करके। तो x की एक वैल्यू निकल आई। अब x की दूसरी वैल्यू निकालते हैं। केस 2 फॉर इनसाइड है ना, अंदर के लिए। तो अंदर के लिए i जो है वो 1/3 हो गया ना s का। अब अंदर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो अंदर वाले फॉर्मूले में ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस तो सेंटर से ली जाती है ना फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा माइनस को छोड़ो क्योंकि बात मैग्नीट्यूड की हो रही है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे मॉड लगा रखा है, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आपका जी एम इंटू में r माइनस x2 पर डिस्टेंस आती थी ना सेंटर से, अपॉन r का क्यूब इज इक्वल टू 1/3 ऑफ जी एम अपॉन में r का स्क्वायर। तो अब देखो जी एम इसमें भी कट गए, इवन ये भी कट जाएगा, है ना। तो r माइनस x2 इज इक्वल टू r/3। ये r क्यूब इधर चला जाएगा तो r स्क्वायर नीचे है तो r बचेगा, 3 भी बचेगा। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2r/3। तो एक तरीके से x की दो वैल्यू आई, एक तो √3r माइनस 1, √3 माइनस 1 इंटू r, और एक 2r/3। तो होपफुली आप लोग समझ गए, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर के लिए है, सॉलिड स्फीयर। क्योंकि शेल होता तो अंदर तो फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता उतना जितना सरफेस पे होता है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को समझ लिया है। तो अब एक तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमें काफी हद तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या होता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो इसके नाम में ही ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, मतलब ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो चलिए समझते हैं इसको क्या है। तो डेफिनेशन तो यही होगी, इट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना। हमारे लिए अर्थ है, फॉर अस, बिकॉज जब हम अर्थ सरफेस पे बात करेंगे तो ये ड्यू टू द अर्थ हो जाएगी, अदरवाइज ड्यू टू द प्लेनेट हो जाएगा, कोई भी प्लेनेट, है ना।
अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाते हैं तो उस प्लेनेट के कारण एक्सेलरेशन होगा। तो ये आपका मान लो अर्थ है और ये एक पेड़ है और ये एक एप्पल है, तो दिस इज द एप्पल। तो अगर ये एप्पल टूट जाता है तो फिर ये नीचे गिरेगा, तो जब ये नीचे गिरेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो मान लो m इज मास ऑफ एप्पल, है ना, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ। कुछ किताबों में ME भी लिख देते हैं, तो फिर जब ME लिखा होता है तो फिर बोलना नहीं पड़ता कि भाई अर्थ का मास है। कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ। तो कुछ किताबों में RE भी लिख देते हैं ताकि वो अंडरस्टूड हो जाए कि भाई ये बात अर्थ के लिए हो रही है। तो अब देखो एप्पल पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन दी एप्पल ड्यू टू दी अर्थ, है ना, तो वो F हो गया G M स्मॉल m अपॉन में R स्क्वायर। क्योंकि मैंने पेड़ बनाया और ये मान के बनाया कि भाई कोई बहुत ज्यादा ऊंचाई तो होगी नहीं। वैसे तो अर्थ की जो रेडियस है ना बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ वो है 6375 किलोमीटर, समझे। पर बात यह है कि अर्थ की जो रेडियस है ना इक्वेटर पे, वो अर्थ की रेडियस जो पोल पे है उससे 21 किलोमीटर ज्यादा है। तो रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर मतलब ये r को रेडियस ऑफ अर्थ समझ लो, माइनस रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल इज 21 किलोमीटर। तो 21 किलोमीटर का फर्क है दोनों में। तो अर्थ की रेडियस, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि एवरेज रेडियस अगर हम अर्थ की निकालें, मतलब कुछ ऐसी जगह है जहां पे रेडियस इससे 10-10.5 किलोमीटर ज्यादा है, कुछ पे इससे कम है ना। तो यानी जब हम इक्वेटर की रेडियस निकालेंगे तो इसमें 10.5 जोड़ देंगे, यानी कि रेडियस ऑफ इक्वेटर, अर्थ एट इक्वेटर हो जाएगी 6375 प्लस 10 85.5, है ना, किलोमीटर। और जब हम रेडियस एट पोल निकालेंगे तो इसमें 10.5 कम कर देंगे, तो 65, 64, 63, 64.5 किलोमीटर, है ना। तो अगर हमें दोनों का एवरेजिंग करना है ना, तो दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे, तो फिर वही आ जाएगा 75, ठीक है ना बच्चों। तो मैं ये कह रहा था कि वैसे तो अर्थ की रेडियस इतनी है, पर हम ये दोनों ही ना लेके ना, मतलब ये सारा कुछ ना लेके हम रेडियस ऑफ अर्थ को राउंड ऑफ में 6400 किलोमीटर ले लेते हैं। 10-20 किलोमीटर का हम कोई फर्क नहीं डालते, समझ रहे बच्चों, ऐसे मान लेते हैं। तो दैट इज व्हाई वी यूज आर हियर। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स अपॉन मास होता है न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये मास यही लेंगे हम एप्पल वाला। तो जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे तो वो GM अपॉन में R स्क्वायर आ जाएगा। कुछ किताबों में इसको ऐसे लिख देंगे, A इज इक्वल टू G इंटू में ME अपॉन में RE का स्क्वायर। अब क्योंकि ये खास है, ये ऐसा वैसा एक्सेलरेशन नहीं है, ये अर्थ का एक्सेलरेशन है जो सभी फील करेंगे। तो अब ये कोई एक्सेलरेशन जब सभी फील कर रहे हैं तो इसके लिए सिंबल बदल दिया गया और इसकी जगह G यूज करने लगे। तो G इज द सिंबल गिवन टू दिस स्पेशल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये एक्सेलरेशन ही हुई फोर्स अपॉन मास। तो G का फॉर्मूला आ गया G कैपिटल ME अपॉन में RE का स्क्वायर। तो ये अर्थ सरफेस का हो गया, ठीक है बच्चों, यानी अर्थ सरफेस पे इतना एक्सेलरेशन चीजें फील करेंगी। अब इस फॉर्मूले को हम बदल सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। आई टोल्ड यू कि अर्थ की रेडियस 6375 के अराउंड है ना, रफली। तो पर हम उसको 6400 किलोमीटर ले लेंगे। बट अगर हम मान लें कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है और उसकी डेंसिटी रो है, इफ रो इज डेंसिटी ऑफ अर्थ, है ना, जो कि करेक्ट नहीं है क्योंकि अर्थ की डेंसिटी कोर पार्ट में अलग है और आउटर पार्ट क्रस्ट में अलग है। बट अगर हम मान लें कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है जिसकी रेडियस डेंसिटी रो है, तो रो को हम लिख सकते हैं GM अपॉन में, सॉरी, रो को हम लिख सकते हैं M अपॉन में 4/3 पाई R क्यूब। तो इसमें अगर मैं M की वैल्यू डाल दूं, यानी ME अपॉन RE का क्यूब, है ना, तो आप देख सकते हो कि G का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो फिर G का फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई G RE
ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसी जरूरत होगी वैसा हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो आज हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टडी कर लिया है, अब इसका वेरिएशन हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।